ये रशिया के तेल की अब मार्केटिंग अमेरिका कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, जिस तेल पे पाबंदियां लगती थी, और ये खबर पूरी दुनिया में छपी हुई है। रशिया जो है ना वो बेनिफिशियरी है, वो भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, खुल के आ गया। वो अरबों को ये कह रहा है, और बार बार अरबों को ये कह रहा है रशिया कि आप अमेरिका पे भरोसा क्यों करते हैं। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इनके अड्डों की जरूरत है या नहीं, क्या आपको इनकी मदद की जरूरत है या नहीं। ये अड्डे आपका तहफ्फुज नहीं कर रहे, बल्कि ये अड्डे आपके लिए खतरा है। ये रशिया के साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा जो सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपको बताया था दिमित्री जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। साफ कह रहे हैं कि आपको अमेरिकन अड्डों की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए खतरा है। और वो यहां पे सिर्फ एक मुल्क की हिफाजत करने के लिए आए, और आप सब जानते हैं कि वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं। आप सबको उन्होंने छोड़ दिया, और अरबों के अंदर भी ये सोच पैदा हो गई है। और जो अरब बिजनेसमैन है वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि जनाब ये तो हमारा सारा कारोबार ही तबाह करने पे आ गए, हम तो किसी काबिल नहीं रहेंगे जो इस खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया। लिहाजा वो डर गए कि हमारी सिक्योरिटी जिन्होंने करनी थी वो हमारा मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे। अभी तक 18,000 अमेरिकन यहां से निकलकर चले गए, बाकी लगातार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमेरिका बार बार पाकिस्तान के अंदर वार्निंग जारी कर रहा है, अमेरिकन को एडवाइजरी जारी कर रहा है अमेरिकन को। वो क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है, या अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से भी कोई प्लान है? मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, लेकिन अमेरिका अगर वार्निंग जारी कर रहा है बार बार पाकिस्तान में, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर है। अमेरिका के साथ में एक चीज हुई है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ एक काम किया कि अमेरिका की एक मिथ टूट गई है। इसराइल की भी मिथ टूट गई थी पिछले साल कि आयरन डोम पता नहीं कोई ऐसी चीज है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई फ्लाइट नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया के बेहतरीन मिसाइल भी नहीं आ सकते। मार मार के दुम्बा बना दिया था ईरान ने, अभी फिर बार बार मार रहा है। वो रोक लेते हैं, वो बहुत सारे मिसाइलों को रोक लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे चले जाते हैं, लेकिन मारते भी है ना। बहुत सारे लोगों को मारा। अभी इंडियन सहाफी एक वो वापस गया, उसने जाके स्टेटमेंट दिया, वो बता रहा है जनाब इसराइल का नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो बता नहीं रहा, वो कवरेज नहीं करने देते, लाशों की फुटेज नहीं बनाने देते, अस्पतालों की कवरेज नहीं करने देते, लोगों से बात नहीं करने देते। और उसने ये भी कहा कि ये 100 फुट नीचे जो जमीन से बनाए हुए इन्होंने बंकर्स, ये कहते हैं वो महफूज है, उसके अंदर नीचे बंदे मर गए। उन्होंने कहा एक इलाका पूरा तबाह हुआ, बहुत सारे घर थे वहां पे जो तबाह हुए, तो हमें बताया गया एक ही बंदा मरा है, हो ही नहीं सकता उसने कहा। तो इसराइल जो है वो चीजों को कंट्रोल करता है, वो बता नहीं रहा। तो अमेरिका की मिथ टूट गई। कल तक अमेरिका को समझा जाता था नाकाबिले तस्खीर कि इसको कोई जवाब नहीं दे सकता, इसके ऊपर कोई वापस अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका के हथियार दुनिया के नंबर 1 हथियार है, वो के बहुत अच्छे हथियार है, लेकिन ये जो मिथ थी ना कि उनका मुकाबला करने के लिए दुनिया में कोई हथियार नहीं है, ये टूट गई। अमेरिका को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो चौधराहट जो अमेरिका की थी जिसको वो इंजॉय कर रहा था, वो अब खतरे में है। अमेरिका के जो तबाहशुदा अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी जो सैटेलाइट तस्वीर है वो अमेरिका का मुंह चढ़ा रही है। तो देखें ना आप, सोशल मीडिया खोले, आपको जगह जगह नजर आते हैं अमेरिकन अड्डे तबाह हुए हैं, रडार तबाह हो गए, फैसिलिटीज जितनी थी वो तबाह हो गई। सीआईए का जो इनका वो क्वार्टर था, हेडक्वार्टर, वो भी तबाह हो गया, स्टेशन जो था इनका। तो अब ये हालत हो गई है कि ईरान ने चैलेंज कर दिया अमेरिका को कि हिम्मत है तो आबनाए मरकज में अपना बहरी जहाज भेज कर दिखाओ। 2 चैलेंजेस किए उन्होंने। अमेरिका कहता है हम ये आबनाए हरमज को खुलवाएंगे, तो ईरान ने कहा आओ खुलवाओ, हिम्मत है तो आओ इधर। और अमेरिकन नहीं आ रहे, बल्कि वो भारत को कह रहे हैं कि रशिया से ले लो तेल, हम इधर नहीं आ रहे। ये मिथ टूट गई, अमेरिका की चौधराहट गई उसकी, और डोनाल्ड ट्रंप ने वार दी पकड़ के। ये अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी ज्यादती की है अमेरिकन के साथ और अमेरिका के साथ। ईरान अभी तक हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। दूसरा, ईरान चैलेंज करता है कि हमारी जमीन पे उतर के दिखाओ, आना है तो आओ, फिर ऑन ग्राउंड आओ, फिर हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं आना। जो हमले हुए ना वो 3-1 के रेशो से हुए अभी तक, यानी जितना अमेरिका ने और इसराइल ने मारा है ना, उससे 3 गुना कम ईरान ने मिसाइल और ड्रोन फायर किए। 3-1 की रेशो है। मैं पहले 24, 48 या 36 घंटों की बात करते हैं, पहले 36 घंटे का डाटा मेरे पास है। उसमें यह हुआ था कि 3000 बम मारे हैं अमेरिका ने और इसराइल ने, जबकि 1000 उसके जवाब में ईरान ने मारे। अमेरिका और इसराइल के बम आकर लगते हैं एक्यूरेटली, जबकि जो ईरान के बम है वो जाते हैं, उनमें बहुत सारे जो है उनको रोक लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जाके लग भी जाते हैं। तो नुकसान तो हो रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। ईरान पर जो हमले हुए इसमें 1200 शहरी शहीद हो गए हैं, 13 मेडिकल सहूलतें तबाह कर दी गई हैं, यानी ये भी लिहाज नहीं किया जा रहा, ये जंगी जराइम में आता है। 20 तालीमी इदारे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट के 9 पॉइंट्स को इसराइल ने तबाह कर दिया है जहां पे लोगों को मदद देनी थी, जबकि 200 के करीब बच्चे भी शहीद हो गए। ये हो रहा। जब विल्सन ने एक इल्जाम लगाया, ये अमेरिकन सेनेटर हैं, आप जानते हैं इनको, इन्होंने इल्जाम लगाया कि वॉर क्रिमिनल प्यूटन अमेरिकियों को कत्ल करने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहा है, तो रूस को भी सबक सिखाया जाए। बात तो ठीक है
क्योंकि ईरान जितने एक्यूरेट अटैक कर रहा है, जैसे एग्जैक्ट उसको एक एक लोकेशन का पता होता है कि ये जनाब वो पॉइंट है जहां पे अटैक करना है, तो ये तो फिर चाइना और रशिया की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना शानदार सैटेलाइट का निजाम ईरान के पास नहीं है। वो कहीं से पक्की इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, टिप, उसके बाद वो अटैक करते हैं। तो ये वो कर रहे हैं। सीआईए स्टेशन तबाह हो गया है। इराक में भी ईरान ने अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी है ब्राउन एंड रूट, उसके ऊपर हमला किया है। वहां बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, बहुत नुकसान हुआ उनका। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मुताबिक $300 मिलियन मालियत का रेडार सिस्टम है खलीज के अंदर, वो भी तबाह हो गया है। ये उसकी फुटेज भी दिखा रहे हैं साथ में, ये ब्लूमबर्ग दिखा रहा है। और इसका एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार था। फिर कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे की तबाही के सैटेलाइट मनाजर भी आ गए हैं कि जनाब ये भी देख लें। फिर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी बेस है विक्टोरिया, उसके ऊपर हमला किया, वहां पे भी आग लगी हुई है, ये मनाजिर भी आ गए हैं। और यूएई में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया में 2-3 है जो दुनिया के टॉप के हैं। एक पैट्रियट है अमेरिकन, एक रशिया का S-400 है, वो एक और पे काम कर रहे हैं जो उससे भी जदीद है। चाइना का एक है बहुत लेटेस्ट, वो आने वाला है, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। दुनिया में बेहतरीन यही सिस्टम है। वो कहते हैं यूएई के अंदर जो है ना, वो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको निशाना बनाने का दावा किया। कुछ वीडियोस और तस्वीर भी इसमें सामने आ रही हैं। अब ट्रंप ने ये अमेरिका के साथ क्यों करवा दिया? अमेरिका के साथ तो ये बहुत घिनौनी हरकत हो गई ना, चौधराहट ही गई। यानी ये मिथ बनी हुई थी ना, इसको नहीं घुमा सकता, इसको ना नहीं कर सकता कोई, इस पे अटैक नहीं किया जा सकता, भाई इस तक मिसाइल पहुंचते ही नहीं है, वो सारी टूट गई। भाई इसके अड्डे नहीं तबाह हो सकते, भाई इसके बैरी जहाज जो है ना वो नाकाबिल तस्खीर है, वो जहां चले जाए ये हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारा जा रहा है अब्राहम लिंकन, वो ये कर देगा वो कर देगा, वो नस गया पीछे दूर, वो रेल से बाहर निकल जाता है कि हमने नहीं आना यहां पे। अब ईरान कह रहा है आओ ना यहां पे, खुशबू लगा के इसमें आप बनाए हरमज में, वो नहीं आ रहे, वो उधर नहीं आ रहे। हो सकता है फ्यूचर में आए ईरान को बहुत बुरी तरह तबाह करने के बाद, लेकिन फिलहाल सूरत यह कि अमेरिका की मिथ टूटी है। जो ईरान से इतनी मार खा रहा है, अगर खुदा न खास्ता कल को चाइना के साथ लड़ पड़ता है या रशिया के साथ लड़ पड़ता है तो क्या होगा इसके साथ? यह है सोचने वाली बात, अमेरिका के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी। जब आप सियासत में आए थे ना, तो आपको यह सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी जिंदगी दे रहा हूं, तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए, निकले और निकल के आवाज उठाए। फजल रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूसी कर दिया, बेड़े ही गर्क कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज उठानी चाहिए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आजाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। पीएमएलएन से मायूसी क्यों है, ये जरा देखें ना, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखें। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा है और वजीर दिफा का बयान देखें। मुझे एक मेरे दोस्त है कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भिजवाया, उन्होंने कहा जी दिल ही टूट गया है ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर। मैं बताऊंगा कौन लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। अभी बताता हूं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपको हैरत होगी कि ये कर क्या रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फोन आता है, वो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा रोते क्यों? वो कहते जी मैं आजाद कश्मीर से हूं। मैंने कहा फिर? कहते जी हम आवाज ही नहीं उठा सकते। कहते इमरान भाई अपने आप से घिन आ रही है। मुझे एक सहाफी ने फोन करके कहा जो कश्मीरी है, उसने कहा जी मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं सच बोल ही नहीं सकता हूं। कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारा इदारे पे काम करता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है जी कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। अपने आप से घिन आ रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे भाई मार दिए और मैं आवाज नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा हम उठाएंगे आपके हिस्से की आवाज भी, ये बोझ हम उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सब बोलेंगे। एक वक्त आएगा आप सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सब मिलकर बोलेंगे तो फिर जुल्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बारी बारी सबकी बारी, ये मैं कहता रहता हूं कि आप सबकी बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी, फिर ये ज्यादा खून पिएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा, कल रोकोगे और नुकसान होगा, उसके बाद रोकोगे ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी।
ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी। ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कश्मीरियों को डिसोन ही कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोगों ने वोट नहीं डाला निकल के, 10-15% लोग मैक्सिमम निकले होंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ज्यादा लोग निकल आए, तारीखी तौर पे कम टर्न आउट रहा, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो लोगों ने इनको डिसोन किया। सारे लोग खड़े हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ और ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बातें ख्वाजा आसिफ तुम्हारा बाप और उससे पहले के लोग वो किया करते थे बंगालियों के खिलाफ कि ये भारतीय दहशतगर्द है, भारतीयों के साथ मिले हुए हैं, ये बंगाली गद्दार है, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनकी एजेंसियों के साथ है। यही बातें कर करके तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ दिया। ये देखो बिलावल क्या कह रहा है। बिलावल के स्टेटमेंट सुने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बिलावल कहता है जी कि रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। पहले बिलावल को ना निकाल के, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश है उनको निकाल के बिलावल को ना आईन पढ़ाना चाहिए जो उसके नाना ने लिखा था। लिखा तो नहीं था, लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन उसके नाना को क्रेडिट चाहता है, उसके दौर में हुआ। तो जरा वो आईन निकालकर पढ़े कि उसमें रियासत की डेफिनेशन क्या है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है वो रियासत होता है। फौज को आप रियासत नहीं कह सकते, एक सेक्टर कमांडर रियासत नहीं होता। रियासत आईन के अंदर दर्ज है वो क्या चीज है। और तुम लोगों रियासत, तुम बिलावल की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, बिलावल ने खून बहाया ये सारा का सारा। बिलावल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, बिलावल ने वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया, फिर बिलावल ने पाबंदी लगाई, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कलअदम करार दिया, फिर बिलावल ने उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रखा, फिर बिलावल ने बार बार वहां पे ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये सारा कुछ बिलावल ने खुद किया है। और अब वो ये कहता है कि जनाब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो रियासत कर रही है। और भाई रियासत क्या होती है? कोई एक इदारा रियासत नहीं होता। आसिम मुनीर रियासत नहीं है, ना वहां बैठा हुआ सेक्टर कमांडर रियासत है। रियासत की डेफिनेशन पढ़िए बिलावल साहब, रियासत होती क्या है, कहते किसको है रियासत। रियासत की डेफिनेशन पढ़े जो आईन के अंदर लिखी हुई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आप निकाले आईन का, पढ़े, आपको पता चलेगा। वादे तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठते हैं वो है रियासत, कैबिनेट, वजीर आजम, उसके साथ बाकी लोग, आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये है रियासत। ये तो आपके पास है, रियासत तो आपका कब्जा है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत बनाकर दी हुई है, सदर आपको बनाकर दिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट आपको बनाकर दिया हुआ है, गवर्नर आपके 3 लगे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? पंजाब में गवर्नर आपका, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपका, हर जगह पे आपने अपना इक्तदार हासिल किया हुआ है। इसके बावजूद आप कहते हैं जनाब कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। तो नून लीग को बजट कौन पास करवा कर देता है? नून लीग के वजीर आजम को वोट किसने डाला था? ये हर जुर्म का हिस्सेदार है। और अब ये कहता है जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज पाकिस्तान में सबसे पहले बिलावल साहब आपने इस्तेमाल किया था। तुम लोगों ने ये जुल्म किया, ये बर्बरियत की है पाकिस्तान में। तुम इनके आला-ए-कार हो, तुम इनके साथ मिले हुए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर कहते हैं पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूं। लदस क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूं वरना मैं भी जरदारी का। कटना भाई तरह चुटजेन करना। जरदारी कहता है कि मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा। एक जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था जिंदगी में और जरदारी दुबई भाग गया था। सदर होने के बावजूद ये पाकिस्तान में नहीं रुक पाया स्टेटमेंट देने के बाद। उस जरदारी का बेटा है। एक दिन जरदारी डट के खड़ा नहीं हो सका था आर्मी चीफ के सामने। एक स्टेटमेंट दिया, वो भी गोल बोल दिया, नस गया पाकिस्तान से। जब तक डील नहीं हुई वापस नहीं आया। उस जरदारी का बेटा है। बेनजीर भुट्टो वापस आई, डील करके वापस आई, एनआरओ करके वापस आई। ये हकायक है। उस बेनजीर का बेटा है। वो इमरान खान देखो जेल के अंदर पड़ा हुआ, डील ही नहीं कर रहा। रोजाना तुम्हारे मालिक जाके वहां पे डील की दरखास्तें डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, वो डील ही नहीं कर रहा। ये फर्क है। बहादुरी के ड्रामे करने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बेनजीर की कुर्बानी अपनी जगह, भुट्टो की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन अयूब खान डैडी भी था तेरे नाना का। बेनजीर भुट्टो एक डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आई थी, एनआरओ करके, याद है?
यही जरदारी एक स्टेटमेंट दिया था ये जर्नैल के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया था, वापस ही नहीं आ रहा था। याद है ना सारा कुछ। ये अपनी दफा सबको, मैं जरदारी का बेटा हूं। ओ भाई, जो जरदारी साहब ने सप कटिया तुम भी काट लो। उन्होंने भी जूते पॉलिश किए, आप भी जूते पॉलिश कर लें। अब एक और स्टेटमेंट बिलावल का देखें, वो कहता है जी धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मुफाद में खामोश थे। केड़ा कौमी मुफाद भाई? सारे ओहदे लेके कौमी मुफाद। 3 गवर्नर अपने बना लिए, 3 वजीर आला अपने बना लिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली, डिप्टी स्पीकर अपना बना लिया, सदर अपना बना लिया, चेयरमैन सेनेट अपना। और तानू की चाहिए भाईजान? और आपको क्या दे? कौमी मुफाद नहीं, जाती मुफाद में चुप हो तुम लोग। अगर कौमी मुफाद होता तो आज पाकिस्तान में इतनी कौमी मुफाद में मारंग बलोच को छुड़वा दो ना। दे मुतालबा की, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं, रुला डालता हूं, मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, मारंग बलोच को बाहर निकालो, ईमान मजारी को बाहर निकालो, जो सियासी कैद जेल में रखे उनको बाहर निकालो। नहीं, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ जाती मुफाद के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहानियां सुनाना जानते हैं ये लोग। ख्वाजा आसिफ को देख लो, बिलावल को देख लो, एक ही सिक्के के 2 रुख है ये। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये एक जैसे। आज बड़ी तकलीफ है ये जो कश्मीरियों के साथ किया गया, वाकई बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है। मैं अब और बोलूंगा ना तो और कोई इस तरह के जुमले बोलूंगा और ज्यादा बात करूंगा, तो आप थोड़े को ज्यादा समझे। इन लोगों ने पाकिस्तान को एक चरागाह या शिकारगाह समझ लिया है और ये तबाही फेरते चले जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा